आज के ललन टॉप शो में हम फिर से बात करेंगे बीपीएससी प्रोटेस्ट की। रोज बात इसलिए क्योंकि कल परीक्षा की तारीख है और सरकार या आयोग के कदमों से ऐसा कोई आशय नहीं दिख रहा है कि वो पूरा इम्तिहान फिर से लेंगे। वो अड़े हुए हैं कि सिर्फ बापू एग्जाम सेंटर पर ही परीक्षा होगी, अलग प्रश्न पत्र के साथ होगी, बाकी छात्रों का क्या, इस पर वो कुछ भी साफ नहीं कहते। अटट जाड़े के बीच स्टूडेंट्स लगातार बैठे हैं प्रोटेस्ट पर, लाठियां खा रहे हैं, पानी की बौछारें खा रहे हैं, लेकिन नेता इस कोशिश में हैं कि कैसे छात्रों के प्रोटेस्ट का अपनी ओर ध्यानाकर्षण किया जा सके। कम से कम आंदोलन का नया रुख देखकर ऐसा ही समझ में आता है। इन तमाम एंगल्स की आज के शो में पड़ताल करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। फिर चलेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहाँ की एनआईए कोर्ट ने साल 2018 के चंदन गुप्ता मर्डर केस में और कासगंज दंगे में आज फैसला सुनाया है। सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्या है कासगंज केस? तिरंगा यात्रा में क्या हुआ था? किसने बलवा फैलाया, किसने हथियार रखे, और क्या हुआ था उस दिन कि चंदन गुप्ता की जान चली गई थी? जानेंगे आज के शो में। साथ ही लेंगे दिल्ली का हाल, जहां गरीबों के घरों और शीश महल को लेकर आमने सामने उतर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। फिर चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां आज जहरीले कूड़े को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किसी की शरारत से 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए और फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सफाई दी। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। सबसे पहले बात बीपीएससी आंदोलन की। 2 जनवरी की रात तक पटना गांधी मैदान में जनसुराज नेता प्रशांत किशोर धरने पर बैठ चुके थे। उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया ताकि बीपीएससी के अभ्यर्थियों को उनके हिस्से का न्याय मिल सके। लेकिन इसी मांग को लेकर एक और मोर्चा बना हुआ था। ये मोर्चा था पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का, और इस धड़े के छात्र आज बिहार बंद करने वाले थे। देर रात प्रशासन का आदेश आया कि किसी को भी धरना प्रदर्शन और अनशन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन सब कुछ फिर भी जारी रहा। दिन पलटा, 3 जनवरी आई और आई खबर कि पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। गांधी मैदान से तस्वीरें आई। प्रशांत किशोर अपने आमरण अनशन पर जमे हुए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 29 तारीख को जो घटना हुई, जिसमें कि प्रशासन के कहने पर मैंने छात्रों को वहां से उठने के लिए कहा और उसके बाद प्रशासन ने उन बच्चों पर लाठी चलाया है, तो अब किसी भी हालत में मैं प्रशासन के कहने पर आंदोलन वापस नहीं लूंगा। अब मीडिया के कैमरे घूमे पप्पू यादव की ओर। उनसे जब दिन के प्लान और प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। फिर तस्वीरें आई छात्र संगठनों की। इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियों के छात्र संगठन जैसे एनएसयूआई, आईसा, एआईएसएफ और छात्र आरजेडी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले। वहीं पप्पू यादव खुद सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पहुंचे, ट्रेन रोकी। अलग अलग जिलों में छात्रों ने भी ट्रेन रोकी, दुकानें बंद करवाईं और सड़कों पर भी चक्का जाम किया। कुछ जगहों से आगजनी की भी खबरें आईं। पुलिस बल ने भी अपना काम किया, यानी रोकने का प्रयास। फिर ये दृश्य आए। अरे तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परीक्षा दोबारा लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नए सिरे से सुनते हैं छात्रों को जो शेयर कर रहे हैं अपनी मांगें और तमाम बातों को। छात्र को क्या, छात्र को राज्य के मुखिया से मिलने का अधिकार नहीं है क्या बोल रहे हैं? वो मिलवाने को तैयार है? किसी मिलवाने को कहाँ तैयार हो रहा है? अरे हम लोग गुंडागर्दी पे हैं, वो मिलवाना नहीं चाह रहे हैं किसी पदाधिकारी से लिपापोती करने के चक्कर में। हमारा साफ मांग है कि मुख्यमंत्री से मिलाया जाए। कल 4 जनवरी को बापू एग्जाम सेंटर पर परीक्षा आयोजित है और आज क्या हो रहा है ये आपने देखा ही। ऐसे में छात्रों की रणनीति क्या है और आगे क्या योजना है और क्या हो सकता है, ये जानते हैं ग्राउंड पर मौजूद साथियों रजत और राशिद से।
3 जनवरी का दिन है और हम पटना के गर्दनी बाग प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको भीड़ कुछ कम नज़र आ रही होगी क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से उठकर गांधी मैदान जा चुके हैं। 2 जनवरी शाम 5 बजे प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन पर बैठने की कॉल दी थी। सारे लोग उन्हीं के साथ आमरण अनशन पर वहाँ बैठे। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनका कहना है अपनी ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे। एक कॉल निर्दलीय सांसद पूर्णिया से पप्पू यादव ने भी दी थी। उन्होंने बिहार बंद और चक्का जाम करने का कॉल दिया था। 3 जनवरी को वो भी हुआ। एक कॉल लेफ़्ट के जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने भी दी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। हालांकि इन सभी चीज़ों के बाद भी न कोई सरकार की तरफ से संदेशा आया, न कोई आयोग की प्रतिक्रिया आई। कल 4 जनवरी को एग्ज़ाम है। छात्र इस ओर देख रहे हैं कि कल जो एग्ज़ाम होना उसमें कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग उसका बहिष्कार करेंगे, कल तक क्या इनपुट्स आते हैं। क्योंकि जहां पर गांधी मैदान में प्रशांत किशोर बैठे हैं, लगातार प्रशासन की टीम आ रही है, उनसे वहां से उठने को कह रही है। हालांकि वो डटे हुए हैं। उनका कहना है कि कल का एग्ज़ाम मेन नहीं है, उनकी लड़ाई है जो रिज़ल्ट आने वाला है। वो चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो। तो वो बार बार लगातार कह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है उस तक हम लड़ाई लड़ेंगे और उस एग्ज़ाम को हम कैंसिल कराने की मांग करते हैं। लगातार उस पर डटे हुए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि 26 जनवरी तक अगर बात नहीं बनती है तो 26 जनवरी का जो वहाँ पे कार्यक्रम होना है, हम तब तक वहाँ पर डटे रहेंगे और 26 जनवरी के कार्यक्रम को हम नहीं होने देंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। तो जो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी जारी रहेगी। फिलहाल चलते हैं अगली खबर की ओर। आज लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कासगंज के चंदन गुप्ता मर्डर केस और हिंसा वाले मामले में सजा का ऐलान किया। 2 दिसंबर को अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था और 2 आरोपियों को बरी कर दिया था और आज सजा सुनाई, सभी को उम्र कैद। दरअसल 26 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। आगजनी, तोड़फोड़ के साथ मारपीट और पत्थरबाजी भी हुई थी। कई लोग घायल हुए थे और 20 साल के चंदन गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता का कत्ल हो गया? ये जानने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड जानिए। चंदन गुप्ता उम्र 20 साल, वो बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और घर के छोटे बेटे थे। चंदन के पिता का नाम सुशील गुप्ता है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर रहे हैं। मां संगीता गुप्ता हाउसवाइफ हैं। चंदन के एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन है। तो कासगंज में कुछ नौजवानों ने संकल्प फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ बनाया हुआ था। ये एनजीओ रक्तदान और गरीबों को कपड़े बांटने सरीखे काम करता था। मारा गया युवक चंदन गुप्ता भी इसी एनजीओ का सदस्य था। इस एनजीओ के सदस्य कासगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास मौजूद बाबा शेरनाथ के मंदिर पर हर मंगलवार बैठकी और कीर्तन करते थे। 21 जनवरी 2018 इस दिन बाबा शेरनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाना था। चंदन और उसके दोस्तों ने बाबा गोरखनाथ की मूर्ति के साथ पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली। खबरों के मुताबिक शोभा यात्रा को रास्ता देने की मांग को लेकर उस दिन चंदन और उसके साथियों की कुछ मुस्लिम नौजवानों से बहस हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकी देकर और देख लेंगे कि बात बोलकर अलग हो गए थे। कहा जाता है कि इस दिन जो तनाव हुआ था उसने ही चंदन गुप्ता की हत्या की पृष्ठभूमि लिखी थी। फिर तारीख आई 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। इस दिन सुबह 9:30 बजे के आसपास 6-7 दर्जन युवाओं ने एक बाइक रैली निकाली। इनमें चंदन गुप्ता भी था। इस बाइक रैली को नाम दिया गया तिरंगा यात्रा। ये तिरंगा यात्रा चामुंडा गेट पर मौजूद बद्दूनगर पहुंची। बद्दूनगर एक तंग गलियों वाला और मुस्लिम बहुल आबादी का इलाका है। इस दिन यहाँ पर भी झंडारोहण का कार्यक्रम चल रहा था। गली चौराहे पर सजावट के लिए झंडे और गुब्बारे लगाए गए थे और कुछ मुस्लिम युवा बीच चौराहे पर बैठे भी हुए थे। जैसे ही चंदन और उसके साथियों की तिरंगा यात्रा यहाँ पहुंची, उन्होंने चौराहे पर बैठे युवाओं से रास्ता देने की बात कही। युवाओं ने मना कर दिया। इस पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई और बात लाठी डंडों और पत्थरों तक पहुंच गई। इस हमले में दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए थे। ऐसा वायरल वीडियो दिखाते हैं।
इसके बाद चंदन और उसके साथी अपनी बाइक समेत वहां से लौटने का प्रयास करने लगे। कुछ ने बाइक छोड़कर वहां से भागना सही समझा। रास्ते में तहसील का दफ्तर पड़ा, वहां मौजूद दुकानों और ऑफिसेज में तोड़फोड़ शुरू की। फिर से मुस्लिम समुदाय की ओर से पत्थर चले, ऐसा खबरें बताती हैं। तभी 3 गोलियां चलने की आवाज आई। एक गोली लगी चंदन गुप्ता के सीने में, एक गोली अकरम को और एक गोली नौशाद को। चंदन गुप्ता की मौत हो गई, अस्पताल ले जाया गया, वहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और बाकी दोनों का इलाज चला। इस गोलीकांड में कार्रवाई करते हुए कासगंज पुलिस ने वसीम बरकतुल्ला बरकी और उसके 2 भाइयों सलीम और नसीम को, यानी इन तीनों को नामजद किया और अरेस्ट कर लिया। वसीम का नाम तो पहले से ही कासगंज पुलिस की हिस्ट्री शीट में दर्ज था। चंदन के मौत की खबर फैलते ही कासगंज शहर में दंगा शुरू हो गया। हालात और न बिगड़ जाए इस आशंका से बाजार बंद करा दिए गए। तत्कालीन सांसद राजवीर सिंह और आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे शहर में इंटरनेट बंद कराया गया, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात हुई। फिर इस दिन से आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं जो शुरू हुई थी वो छिटपुट 1 हफ्ते तक जारी रही थी, ऐसा खबरें बताती हैं। एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज के यहाँ से आज फैसला आया। सभी 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उनकी तरफ से तमाम दलीलें दी गई। आज जिस आरोपी सलीम ने कोर्ट में सरेंडर किया वो व्हील चेयर पर पहुंचा था। उसने कहा मेरा डायलिसिस होता है, किसी ने परिवार की बीमारी का हवाला दिया। तो जिसके बाद से उसके बावजूद कोर्ट के सामने जो दलील पेश की गई, जो पुलिस की चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसके बिना पर आज एनआईए स्पेशल कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सभी आरोपियों को 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन इस दिन तक पहुंचने के लिए आरोपियों ने इस फैसले को टालने के लिए कि ये कोर्ट फैसला न सुना, इसके लिए तमाम हथकंडे किए। जब 2022 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ तो कासगंज में पीड़ित परिवार को एक वकील नहीं मिला कि कोई उसके ट्रायल में जिरा कर सके, ट्रायल में मदद कर सके, कोर्ट में खड़ा हो सके। उसके बाद पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में अपील की तो हाईकोर्ट ने कासगंज से केस को एटा ट्रांसफर किया। एटा में चूंकि इस पूरे केस में राजद्रोह की धारा 124A, जिसे अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो पूर्व जस्टिस थे उन्होंने राजद्रोह की धारा को इन्फेक्चुअस किया हुआ है, तो लिहाजा ये पूरा केस ट्रांसफर हो गया एनआईए स्पेशल कोर्ट में और अब आज ये फैसला आया है। प्रदर्शन के बीच दोपहर 2 बजे आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा मिलने पर ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शाम 7 बजे पोस्टमार्टम के बाद तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ चंदन का शव घर पहुंचा और इधर रात 12 बजे पुलिस ने मुकदमे में 28 और लोगों का नाम लिखा। नामजदों की संख्या कुल 31 तक पहुंच गई। इन पर हिंसा, बलवा, हत्या के प्रयास समेत राजद्रोह का भी मुकदमा लिखा गया। इधर चंदन का परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं था। खबरें बताती हैं कि सांसद राजवीर सिंह ने परिवार की बात सीएम योगी आदित्यनाथ से कराई, आश्वासन मिला। इसके बाद 27 जनवरी को ही चंदन का अंतिम संस्कार किया गया। दिसंबर 2018 में इस केस की कासगंज पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद केस की कासगंज ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। साल 2021 में सूबे की सरकार की दरखास्त के बाद मुकदमे को लखनऊ की एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और तब से लेकर आज तक सुनवाई वहीं चल रही थी। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह पेश किए तो बचाव पक्ष ने 23 गवाह। महीनों चली गवाही और जिरह के बाद ट्रायल पूरा हुआ। फैसले की नौबत आई तो आरोपी नसीम जावेद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में कोर्ट की वैधानिकता पर सवाल खड़ा करते हुए याचिका डाल दी। नसीम जावेद ने याचिका में मामले की सुनवाई कर रहे जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी की सीनियरिटी पर सवाल उठाए थे। साथ ही कहा था कि राजद्रोह की धारा 124A लगाई गई है और बिना एनआईए की जांच की सुनवाई एनआईए कोर्ट में हो रही है। हालांकि लखनऊ बेंच ने नसीम जावेद की याचिका खारिज कर दी। कहा जाता है कि इस याचिका के निस्तारण में 2 महीने का समय लगा, वरना चंदन गुप्ता केस का फैसला 25 अक्टूबर 2024 को ही आ जाता। लेकिन नसीम जावेद ने यही एक कानूनी दांव नहीं अपनाया था। कल जब एनआईए की स्पेशल कोर्ट में फैसला आना था तभी नसीम ने सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका डाली। आशय वही, लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद फैसला सुनाया गया। 31 आरोपियों में से एक आरोपी अजीजुद्दीन का निधन हो चुका था, जबकि 2 आरोपियों नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया और 28 लोगों को दोषी पाया गया और आज उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन आरोपियों के नाम वसीम, नसीम, जाहिद, आसिफ, असलम, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शबाब अली, राहत, सलमान, मोहसिन,
आसिफ, साकिब, बबलू, जीशान, वासिफ, इमरान, शमसाद, जफ़र, साकिर, खालिद परवेज़, फ़ायजान, इमरान, साकिर, आमिर, रफ़ी, मुनाजिर और सलीम। इन 28 में से 26 लोग अदालत में मौजूद थे, जबकि एक अभियुक्त मुनाजिर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से हुई। अपने फैसले में अदालत ने साफ किया कि इन आरोपियों को हत्या के प्रयास, दंगा करने और राष्ट्रीय झंडे के अपमान का दोषी करार दिया गया है। एक अन्य आरोपी सलीम को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जो मुकदमे में सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहा। इन धाराओं के अलावा सलीम, वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया है, क्योंकि घटना के दौरान ये लोग हथियार लेकर गए थे। सजा मिलने के बाद इस केस के दोषियों के घर वालों की प्रतिक्रिया आई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बच्चों ने कुछ न करा है, मेरे बच्चे घर पे तक नहीं है, मेरे बच्चे घर पे नहीं, मेरे बच्चा बनेगा। वहीं चंदन गुप्ता के घर वालों ने भी बात की मीडिया से, अदालत के फैसले पर संतोष जताया। मैं ये चाहूंगी कि एक बार योगी जी मुझसे मिले, मेरा दर्द सुने। नेताओं ने, बहुत से लोगों ने अपना जो भी मन में आया रोटियां सेकी, जो भी जिसने जो किया। हमारे बच्चे को न्याय मिला है। चंदन की आज आत्मा बहुत संतुष्ट होंगी। चंदन की याद भी आ रही है हमको। वहीं चंदन के मित्रों और सहयोगियों के भी बयान और रिएक्शन सामने आए। यह देश की पहली घटना थी जो देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलते हैं और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज बहुत बड़ा दिन है, मेरे भाई की आत्मा को शांति मिली होगी। अगली खबर में बात दिल्ली की। 3 जनवरी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन देश जानता है कि मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया, बल्कि 10 सालों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। इशारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। इस दौरान पीएम मोदी ने अशोक विहार से जुड़ी अपनी यादें भी ताजा की। जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय ये अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अन्ना हजारे का जिक्र कर अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 3 परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इसमें सूरजमल विहार के पूर्वी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक बनाया जाएगा, द्वारका के पश्चिमी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक का निर्माण होगा और नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भवन बनाया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज बनने की बात पर कुलपति योगेश सिंह ने क्या कहा, सुनिए। टाइमिंग कहाँ, 2021 से शुरू है प्रोजेक्ट, धीरे धीरे अप्रूवल्स हैं, पैसे आए, सब हुआ है। टाइमिंग वाली कोई बात ही नहीं है और शुभ काम के लिए कोई टाइमिंग होती भी नहीं है। जब हो जाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, यही समय सही समय है। हालांकि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर कॉलेज का नाम सावरकर होने पर आपत्ति जताई है। लेटर में स्टूडेंट विंग ने कॉलेज का नाम वीर सावरकर की जगह पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की अपील की है। इस मामले पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, सुनते हैं। दिल्ली में एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पर दुखद यही कि भारतीय जनता पार्टी के
स्वतंत्रता संग्राम में मुखबिरी तो की इन्होंने, योगदान नहीं है। तो अगर किसी के नाम से रखना चाहे तो किसके नाम से रखें। वहीं कांग्रेस के विरोध को बीजेपी नेताओं ने सावरकर का अपमान करार दिया। जो खुद भी क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारियों को जन्म दिया, उसकी जननी के रूप में काम किया, ऐसे वीर सावरकर का बार बार अपमान घोर निंदनीय है। जब भाजपा की ओर से आरोप लगे तो शाम 4 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के आरोपों का जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को 39 मिनट तक गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर वो कुछ काम करके दिखाते। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। 2030 के चुनाव में अगर इन लोगों को वोट दे दिया, 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे, एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। चुनाव होने वाले हैं तो ये सब तो होता ही रहेगा, साथ ही बनी रहेगी हमारी चुनाव यात्रा जो जल्द शुरू होगी और दिल्ली के चप्पे चप्पे का हाल जानेगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल चलते हैं अगली खबर पे। इस खबर पे बात करें उसके पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के धार जिले से आया है और वीडियो में दिख रहे लोग धार के पीथमपुर के बाशिंदे हैं और 3 जनवरी की सुबह से ही इनका प्रोटेस्ट चल रहा है भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे को लेकर। क्या है ये मसला, जानने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुनते हैं। भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थाल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। सेवन नेफ्थाल रेसिड्यूज मूलतः मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशकों को बनाने में सह उत्पाद की भूमिका में रहता है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। सीएम यादव कह रहे थे कि 40 साल से फैले हुए कूड़े को हटाने का फैसला उनकी सरकार ने लिया है। दरअसल 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल में मौजूद यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से, इनके कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नाम की गैस रिसने लगी थी। इस जहरीली गैस के रिसाव से लगभग 5,500 लोग मारे गए थे, जबकि हजारों की संख्या में लोग मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हो गए थे। इस रिसाव के बाद फैला फैक्ट्री का कूड़ा वहीं मौजूद था। कचरे का भार लगभग 377 टन। अब सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया। न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक कचरे को हटाने की प्रक्रिया 1 जनवरी 2025 की रात को शुरू कर दी गई थी। जहरीले कचरे को 12 सील बंद कंटेनर ट्रकों में भरकर भोपाल से 250 किलोमीटर दूर, लगभग 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया गया। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि कचरा लेकर 12 कंटेनर ट्रक रात करीब 9 बजे बिना रुके रवाना हुए। वाहनों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर 2024 से 100 लोग लगातार काम कर रहे थे। वो कचरे को पैक कर ट्रकों में भर रहे थे और उनके स्वास्थ्य की लगातार जांच की जा रही थी। स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआत में कुछ कचरे को पीथमपुर स्थित कचरा निपटान इकाई में जलाया जाएगा और अवशेष यानी राख की जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कहीं कोई हानिकारक तत्व तो नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कचरे को जलाने पर जो धुआं निकलेगा वो फिल्टर की 4 परतों से होकर गुजरेगा ताकि हवा प्रदूषित न हो। और उन्होंने आगे भी बताया कि जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि राख में कोई जहरीला पदार्थ नहीं है, तब उसे 2 परतों वाली झिल्ली से ढक दिया जाएगा और उसे इस तरह दफनाया जाएगा कि वो मिट्टी या पानी के संपर्क में न आए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की देखरेख में एक्सपर्ट्स की एक टीम इस प्रक्रिया को अंजाम देगी। जो हाईकोर्ट के निर्देश प्राप्त हुए थे उसके बाद में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई गुपचुप तरीके, हाँ ये है कि पब्लिक आउट ऑफ क्यूरोसिटी में पता चला ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम ना आए
आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में कई लोग कवरेज करने के लिए ना जाएं या फिर देखने के लिए ना जाएं, क्योंकि ये इतना बड़ा कॉन्वॉय रहेगा, पूरे प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, तो ये कौतूहल का विषय न बने, इसलिए इसकी टाइमिंग को ना गोपनीय रखा जा रहा है। बाकी कोई गुपचुप तरीके से नहीं है, सभी के नॉलेज में रखा जा रहा है और ये प्योरली ऐसी प्रक्रिया है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है और रिकॉर्डेड भी है। ये तो अधिकारियों का दावा हो गया और इसी मौके पर शुरू हो गया पीथमपुर में विरोध। लोगों ने कहा कि जब ये कूड़ा उनके इलाके में जलाया जाएगा तो उनके यहाँ भी हवा और जमीन प्रदूषित होंगे। हमारे यहाँ इसलिए कर रहे हैं हम प्रदर्शन कि हमारे यहाँ भोपाल का जहरीला कचरा नहीं जलेगा, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में क्यों नहीं जला, यहाँ क्यों जल रहा है ये कचरा? यहीं पे रहेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे, हम खुद जल जाएंगे। हम ये जहर है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सभी आने वाली पीढ़ी के लिए। हम नहीं चाहते कि ये कचरा यहाँ पर हो, जहाँ से आए वहाँ पर वापस करो आप। वहीं कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि साल 2015 में पीथमपुर में पायलट के तौर पर, परीक्षण के तौर पर 10 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा जो है वो जला दिया गया था। इसके बाद आसपास के गांवों की मिट्टी, भूमिगत जल और जल स्रोत प्रदूषित हो गए थे। अब आज जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो सूबे की पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश की। वहीं विरोध में शामिल 2 लोगों ने खुद पर पेट्रोल डालकर सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन खबरों की माने तो इन 2 लोगों के पीछे मौजूद किसी शख्स ने इन्हें आग लगा दी, जिससे ये मौके पर ही झुलस गए। दोनों व्यक्तियों का गंभीर हालत में इंदौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला बोला। ये इतना आनन फानन सब हुआ, इतना चोरी से सब हुआ तो लोगों में आक्रोश है। जरूर हाई कोर्ट एक अपना आदेश है, उसका रिस्पेक्ट है, पर सरकार को लोगों की जान के साथ ध्यान रखना चाहिए। अगर जिससे किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा हो, किसी भी प्रकार का डर पैदा हो, भय पैदा हो और सरकार उसी ओर काम करे, यानी सरकार की परिपक्वता को दर्शाता, अपरिपक्वता को दर्शाता है। फिर सूबे के सीएम मोहन यादव का फिर एक बयान आया, विपक्षियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें सूबे के सभी बाशिंदों का ख्याल है। किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।